स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। तो आज हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या होता है फ्रिक्शन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बोलो साहिल। which opposes the motion. विच अपोजेस द मोशन। ये क्या होता है? मोमेंटम होता है, मास होता है, क्या होता Force. है? एक फोर्स होता है जो क्या चाहता है कि हम मोशन को रोक सकते है ना। और ये अच्छा फोर्स होता है, बुरा फोर्स होता Both. है? हाँ, बोथ होता है ना। ये हो सकता है कि कुछ केसेस में इसका फायदा भी होता है, कुछ केसेस में नुकसान भी होता है। तो हमारे पास फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है जिसके कारण हमारे पास मोशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बॉल ले रही हूँ और ये बॉल ग्राउंड पे मूव कर, तो अगर मेरे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉल हमेशा मूव करती रहती। यस मैम। पर अगर फ्रिक्शन लगा तो क्या होगा? बॉल धीरे धीरे स्लो हो जाए। तो फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे लग रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस है, ये एनिमल पेड़ पे क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये क्लाइंब कर पाता क्या? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये क्लाइंब कर पाता? नो मैम। नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो पेड़ है रफ सरफेस है। उस रफ सरफेस के कारण हमें एक रुकावट मिल रही है, फ्रिक्शन मिल रही है। तो जब भी ये किसी पर्टिकुलर पार्ट पे है पेड़ की, तो इसके जो हाथ है, पैर है, वो ग्रिप बना पा रहे हैं उस रफ सरफेस के साथ। पर अगर ये बिल्कुल स्मूथ होता तो बार बार नीचे फिसल जाता। सिमिलरली कार के टायर, अगर हमारे पास यहाँ पे रोड और इन टायर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो कार कभी भी नहीं रुक पाती। पर हम ब्रेक लगाते, एक अपोजिंग फोर्स करते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, ये जो टायर है और जो रोड है उनके बीच में ग्रिप बन जाती है। सिमिलरली पेंसिल, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम लिख पाते? नो मैम। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते। फिर यहाँ पे जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो भी उसमें क्या है, रबिंग के कारण एक अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ही यहाँ पे हम लोग क्या फायर बना सकते हैं। सबको बेसिक आइडिया समझ आया फ्रिक्शन का? यस मैम। अब एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास जब भी कोई दो सरफेसेस है, ये सेकंड फिगर में क्या बना हुआ है? बोन। बोन बनी हुई है ना। हमारे पास बोन्स के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, जो क्या करता है, अगर हमारे पास मानो कि ये जो दो बोन है इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये बोन फिसलने लग जाएगी एक दूसरे के ऊपर से, और क्या हम कभी स्टेबल खड़े खड़े हो पाएंगे? नो मैम। नहीं। पर इसके बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब कुछ पर्टिकुलर छोटा सा अमाउंट का फ्रिक्शन है। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो हम इस बोन को मूव तो कर पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हमेशा पूरा टाइम मूव करती रहती। तो थोड़ा सा पार्ट फ्रिक्शन का है जिसको हम ओवरकम करके इसकी मूवमेंट भी करा सकते। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हमने एक ल्यूब्रिकेंट डाला है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास बेसिकली एक मशीन के अंदर का ये इंटीरियर है, तो इस केस में हमने यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट डाला, जैसे तेल वगैरह, ऐसी ग्रीस है कुछ भी। उसके कारण क्या हुआ, जब हम लुब्रिकेंट, ऑयल या ग्रीस ये सब डालते हैं तो उससे सरफेस स्मूथ होता है या रफ होता है? स्मूथ। स्मूथ होता है। तो जैसे हमारे पास स्मूथ हो जाएगा सरफेस, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और मूवमेंट इजीली हो पाएगी। यस मैम। इसीलिए जैसे हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हो ना, जैसे बड़ी एज में, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपकी बोन्स के अंदर का तेल खत्म हो गया है, इसलिए आपके पैर में दर्द हो रहा है या कहीं पे भी बोन में पेन हो रहा है। तो क्या होगा, अगर हमारे जो बोन्स के बीच में थोड़ा सा भी फ्लूइड है जिसको डॉक्टर तेल बोल रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यस मैम। है ना।
तो अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि हम इजीली मूवमेंट कर पाए तो हमें फ्लूइड जरूर चाहिए, अदरवाइज फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर एक रोड पे हो आप और एक रोड पे तेल गिरा हुआ है पूरे पे और एक रोड पे मिट्टी है, किस पे ज्यादा फिसलोगे आप? तेल पे। तेल पे। तेल वाला सरफेस क्या बिल्कुल स्मूथ है, वो फ्रिक्शन नहीं दे पा रहा है आपको, तो मोशन आपका बहुत रैपिड हो रहा है। समझ आया सबको? Yes, ma'am. अब हमारे पास फ्रिक्शन को देखने के और समझने के दो नजरिए हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। किसी ने ये नाम सुना है पहले स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए? Yes, ma'am. देखो, जो मैक्रोस्कोपिक है वो फिनोमेनाज होते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं। मतलब अगर चश्मे लगे हुए तो चश्मों के साथ, पर अपनी आंखों से देख सकते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू। जिन चीजों को हम डायरेक्टली देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम अपने हाथ के सेल देखने की कोशिश करें या बैक्टीरिया देखने की कोशिश करें, हम डायरेक्टली देख सकते हैं? No, ma'am. नहीं देख सकते हैं। तो वो हमारे पास जब बहुत कुछ छोटी चीजें होती हैं तो उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और उसको समझ सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक हो गया, और जब हम कोई कभी किसी चीज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि बहुत, अगर मैं पूरा जूम करके देखूं सरफेस पे, तो वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब हम पहले मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बीच में जब भी कांटेक्ट में आएंगे, अच्छा फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स है? Contact Contact. force. कांटेक्ट फोर्स है। तो जैसे ही हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स या सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है या फोर्स लगता है, एक तरीके से आप कह सकते हो। और वो क्या होगा, ये वाला इस पे लगाएगा नीचे वाले पे और नीचे वाला ऊपर वाले पे लगाएगा। वो दोनों के दोनों एक कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं और वही फोर्स हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन का काम करता है। जैसे ही दो सरफेस एक के ऊपर एक जाते हैं तो फोर्सेस लगते हैं। और ये कैसे फोर्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो सकता है? ज्यादा डीप में नहीं पूछ रही हूँ, वैसे बेसिक मीनिंग ये 12th में आता है। इलेक्ट्रो मतलब Electricity. इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मैग्नेट से रिलेटेड। Yes, ma'am. अब हमारे पास, आपने जब मैंने फोर्सेस पढ़ाए थे तो दो फोर्सेस थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। Yes, ma'am. तो यहाँ पे जब वो दोनों का मिक्सचर जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब हमारे पास दो सरफेस हैं जो कांटेक्ट में आ गए तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो अगर हम देखें तो हम बारीकी से अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास दूसरा सरफेस है। एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली अंदर एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे तो जैसे ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस ये है, तो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना? तो जैसे अगर आप अपनी फिंगर्स लो और ऐसे इनको एक के ऊपर एक कर दो तो वो लॉक हो जाएंगे अंदर से, और उसके कारण क्या होगा, ये मूव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, उनको अगर हम देखें तो उनके सरफेस में कुछ ऐसा होता है। अब वो समझता है इंटरलॉकिंग होती कैसे। जैसे यहाँ पे हर कोई सरफेस स्मूथ नहीं होता है। मान लेते हैं पहले वाला सरफेस कुछ ऐसा है और दूसरे वाला सरफेस हमने ऐसा ले लिया। अब कोई ना कोई पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, ये परफेक्टली इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो जब हम मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे इस सरफेस की इस वाले पे, तो क्या होगा, एक जगह से बोलो। हाँ बोलो, आर्यन आप कुछ बोल रहे थे? नोट्स उठ लिए।
10 एम्पियर प्रमाण भी है। तो हमारे पास जैसे दो सरफेसेस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट वाला सेकंड पे जाने की कोशिश कर रहा था, पर ये क्या हुआ, इरेगुलर, मतलब प्रॉपर प्लेन सरफेस नहीं है, कुछ अजीब सा पैटर्न आ रहा है। तो ये वाला जो है नीचे वाले का पार्ट, वो ऊपर वाले में फंस जाएगा। तो अगर हम ऊपर वाला मूव करेंगे तो उसको एक बेसिकली कोई चीज अड़ेगी, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाएगी। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये मेरे पास यहाँ का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अगर हम इस ब्लॉक को और इस फर्श को ध्यान से जूम करके देखें तो ये दोनों का इरेगुलर सरफेस है। जब मूवमेंट की कोशिश करिए तो वो दोनों एक दूसरे में फंस रहे हैं, वही हमारे पास फ्रिक्शन दिखता है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर हम बात करें कोल्ड वेल्डिंग की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जैसे अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और अगर हम लोग एरिया ज्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, ऐसे ही होगा। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, फिर से दो सरफेसेस देखे। अब वो इरेगुलर थे और मैंने एक के ऊपर एक रख दिया उनको। अब होगा क्या, जैसे मेरे पास ऐसे अजीब सा सरफेस बन रहे हैं दो। अब ये छोटी सी जगह से कांटेक्ट हो रहा है, पर कांटेक्ट तो पूरा का पूरा ऊपर वाली बॉडी कर रही है ये उसके लिए। यस मतलब मैम। है ना, कि मतलब जैसे हमने छोटी सी जगह से हम फोर्स लगा रहे हैं, पर लगा तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सरफेस रहा है। अब एरिया कम कर दिया तो ज्यादा प्रेशर लगेगा यहाँ पे। यस मैम। अब जैसे यहाँ पे छोटा सा सरफेस जो दोनों को कांटेक्ट में कर रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है एक दूसरे पे, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों क्या एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो अगर हमें मूवमेंट करनी होगी तो यहाँ पे फिर से हमें एक अपोजिशन मिलेगा, जो इस बॉन्ड को, अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बॉन्ड भी इस टाइम पे क्या बन गया है, फ्रिक्शन बन गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो हम एक बार देख लेते हैं। When two surfaces are in contact, only few points touch each other, which results in reduced effective contact area. कि मेरे पास अगर पूरा स्मूथ सरफेस होता तो ये वाला पूरा इसके साथ कांटेक्ट में था, पर अब क्या हुआ, छोटा सा पार्ट कांटेक्ट में, बाकी इरेगुलर शेप थी। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे बॉन्ड्स बन जाएंगे, और अगर हम मोशन करना चाह रहे हैं तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, और यही बॉन्ड्स हमारे लिए फ्रिक्शन का काम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चले फिर। यस मैम। अब हमारे पास दो चीजें, स्टैटिक क्या होता है? किसी को पता है स्टैटिक क्या होता है? अच्छा, काइनेटिक। रुका हुआ जिसमें कोई बिल्कुल करेक्ट, रुका हुआ कोई चीज। और काइनेटिक? मोशन मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है। तो अभी देखो, हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखा कि हमारे पास जो दोनों सरफेस थे उनके जो ऐसे शेप्स थी वो एक दूसरे में फंस जाएंगी। अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, और ये बॉल मेटल की है और ये 5 kg की है, ठीक है, क्रिकेट वाली बॉल नहीं है, वैसे बॉल है 5 kg की। तो मान लो कि मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया पर ये मूव नहीं कर रही, तो उस केस में भी मेरे को कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मिलता है, क्योंकि अभी भी इस वाले का सरफेस और इस वाले के सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट है तो वो इंटरलॉकिंग हो सकती है या बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। तो जब हमारे पास मूवमेंट नहीं हो रही, हम फोर्स लगा रहे हैं और मोशन नहीं हो रहा है, उस केस में जो फ्रिक्शन बनता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस केस में हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी इस बॉल को हिलाने के लिए, पर ये बॉल तो नहीं हिल रही थी। अब बॉल नहीं हिल रही मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। 0। और 2 न्यूटन मैं यहां से लगा रही हूँ, तो 2 न्यूटन 0 कैसे होगा? जब 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड से मिलेगा तभी होगा। यस मैम। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब हमारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा,
तो उस केस में हम जितना फोर्स लगा रहे हैं हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन मिलता है। फिर हमारे पास एक केस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग क्या होता है? Body just began to move. करेक्ट। अब मान लो जैसे यहाँ पे बॉली थी, मैंने 2 न्यूटन लगाया, फिर मैंने 3 न्यूटन लगाया, और मान लेते हैं कि 3.1 न्यूटन पे मूव करने लग जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर स्टेज थी जब ये बॉडी को मैं अगर हल्का सा और पुश करती, हल्का सा और दम लगाती और ये बॉडी मूव करने लग जाए, वो कहते हैं हम लिमिट, कि उस टाइम पे ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट पहुंच चुकी है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कोशिश कर रहा था कि हम ऑब्जेक्ट को रोक के रखें। अब जब हमने इस लेवल पे पहुंच गए फोर्स की कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन थक चुका है कि भाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं और नहीं रोक सकता, तो उस पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। और जब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. अब हमारे पास फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तब जो फ्रिक्शन लग रहा है। अब सोचो, अगर जैसे यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो हमारे पास प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो रखी है, पर अब हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं बना पा रहे, प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं हो रही, क्योंकि मोशन होता रह रहा है पूरा टाइम। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन? Static. स्टैटिक ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर बॉन्ड्स बन पा रहे हैं, प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो पा रही है, पर काइनेटिक में ये केस नहीं हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब जैसे हमारे पास ये वाला फिर से वही केस आ गया है जो अभी पीछे देखा था, कि हमने ये वाला फोर्स अप्लाई किया Fa और बदले में उतना ही हमें फ्रिक्शन मिला, पर कोई मोशन नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही अगर आपने कभी देखा इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे ऐसा होता है कभी कि हम लोग ब्लॉक रखे और ये मूव ना करें? नो मैम। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। सबके पास बुक नोटबुक है भी कुछ हाथ में? यस मैम। उसको हल्का सा टेढ़ा रखो और उसके ऊपर कुछ सामान, हल्का सा ही टेढ़ा करना, उसके ऊपर कुछ सामान रखो। क्या वो गिरेगा हमेशा अगर हल्का सा उठाया आपने? नो मैम। No, ma'am. नहीं गिरेगा। पर हम उसे फिर और उठाएंगे तब गिरेगा ना। यस मैम। यस। Yes, ma'am. पर एक पर्टिकुलर स्टेज थी जिसमें हमने ब्लॉक को रखा और यहाँ पे ब्लॉक कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वो भी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का केस आएगा। फिर हम अगर इस एंगल को और बढ़ाते जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर वो मूवमेंट करने लगेगा। तो इस केस में भी हमारे पास वेलोसिटी 0 है। अब देखो, जब हमारे पास ये ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है तो नीचे आना चाहता है, कि हमारे पास ग्रेविटी के कारण ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ यस आना मैम। चाहता है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उतनी ही वैल्यू होगी जितना हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल एक ब्लॉक की बात करें यहाँ पे, जिसका मास मान लेते हैं 2 kg है, तो इधर mg लगेगा, और इसको अगर मैं बोलूं कि ये है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, यस मैम। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे ऐसे। ये वाला हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा mg cos 30, और ये वाला पार्ट हो जाएगा mg sin 30। यहां तक कोई डाउट है? अब अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो उसी फोर्स के इक्वल होगा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये समझ आ रहा है सबको कि जितना जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, mg sin 30 डिग्री। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू बिल्कुल यही होगी जब वो मूव नहीं कर रहा है, ताकि जो डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, अगर टोटल ऐड करूं तो 0 हो जाएगा। ये बात समझ आई है सबको या नहीं आई है? बता दो प्लीज। Yes, ma'am. अब अगर हमारे पास यहाँ डायरेक्शन बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो मान लेते हैं मेरे पास फिर से एक इंक्लाइन प्लेन है और मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ।
तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? नीचे। नीचे की तरफ। और चाहे रुका हुआ है, पर मैं बात कर रही हूँ कि मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहती हूँ, चाहे ये बात डाउनवर्ड। तो उसमें भी हम डाउनवर्ड कहेंगे। फिर अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा कि वो नीचे आए, तो उस केस में फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। अब जैसे हमारे पास अगर प्लेन सरफेस लें, तो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड मूव कर रहा है तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होती है, तो इस केस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। तो mg तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग लगती है, वेट डाउनवर्ड हो गया। अब ये सरफेस 90 डिग्री पे हमें एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है n, और हम चाह रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव करे कुछ वेलोसिटी v से। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन। यस मैम। अब देखो लिखने का तरीका देखो, एफ एस, एफ एल और एफ के। जब ये फ्रिक्शन फोर्स है और एस यहाँ पे उसके सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक वाला फ्रिक्शन। ये जब एल लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा लिमिटिंग वाला, और ये जो के लिखा हुआ है ये काइनेटिक वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसीलिए हमने काइनेटिक वाला फ्रिक्शन लिया। और हमारे पास एक फ्रिक्शन के लिए रूल होता है कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? इस नॉर्मल रिएक्शन एन पे। इस कई जगह इस नॉर्मल रिएक्शन को आर भी लिखा होता है, अगर आप बुक्स में देखोगे कुछ बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आर और नॉर्मल एक ही चीज है यहाँ। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू। क्या बोलते हैं इसको? Coefficient of friction. नहीं, इसको अब बोलते हैं क्या? जैसे एन है, एफ है, इसको क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू बोलते हैं, करेक्ट। ठीक है, जैसे बिल्ली करते हैं म्याऊ, ये म्यू है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन केस में जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन एन की। अब एक और चीज, डायग्राम में हमें वो बताता नहीं है कौन सा फ्रिक्शन है कौन सा अप्लाइड फोर्स है। तो जो इस वे में लिखा होता है मोस्टली ये स्मॉल एफ या स्टाइलिश एफ है, और जो ये वाला फोर्स है कैपिटल एफ नॉर्मल वाला, तो ये वाला हमारा अप्लाइड हो जाएगा और ये दूसरे वाला हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। दोनों पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। फ्रिक्शन सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो हमेशा जिस भी डायरेक्शन में मोशन है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन तो मोशन वाला केस है, तो जिस भी तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर नीचे जा रहा है तो हमें ऊपर की तरफ अपोजिशन मिलेगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ अपोजिशन मिलेगा। फिर हमें ये मतलब नहीं है कि ग्रेविटी किस तरफ जा रही थी, नीचे जा रही थी या ऊपर जा रही थी, हमें ये देखना है कि मोशन किस तरफ हो रहा था। अगर मेरे पास एक ही दीवार है और मैं इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रही हूँ, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगी ये वॉल? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे हम चाह रहे हैं वो नीचे ही रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे दो सरफेसेस है, ये है मेरे पास बहुत ज्यादा रफ सरफेस और ये थोड़ा हल्का रफ सरफेस है, ठीक है आर। और दूसरा केस है ये वही ज्यादा वाला रफ सरफेस लिया है और ये वो हल्के वाला रफ सरफेस लिया है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐसे जोड़ दिया है। और फिर मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाले को मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ। किसमें आपको आपके हिसाब से ज्यादा फ्रिक्शन होगा? जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसमें ज्यादा होगा आपके हिसाब से? Same. कि एक ऑप्शन आया सेम, और कोई बोलना चाहता है? सेम। सेम ही होगा।
हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि कौन से दो सरफेस हम जोड़ रहे हैं, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है हम कितना बड़ा सरफेस जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों केस में मैंने सेम सरफेसेस लिए ऊपर और नीचे, बस एरिया चेंज कर दिया है। तो सरफेस एरिया से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज तो ये आ गई कि म्यू जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, और जो हमारे पास म्यू है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. फिर यहाँ पे है हमारे पास थर्ड पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बुक थी, दो बुक्स है, और ये वाली बुक मैं इसके ऊपर से लेके जा रही हूँ उस तरफ, और ये नीचे वाली रुकी हुई है, और इस टाइम पे कुछ म्यू लग रहा होगा मान लेते हैं। फिर दूसरे केस में मैं इस वाली बुक को इधर लेके जा रही हूँ और नीचे वाली बुक को इस साइड लेके जा रही हूँ। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है हमें इससे मतलब नहीं है कि दोनों की स्पीड बदल रही है या नहीं बदल रही, म्यू जो है वो सेम रहेगा, चाहे एक रेस्ट पे है और एक मूव कर रहा है, या फिर दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। जो फ्रिक्शन लगेगा वो सेम अमाउंट से लगेगा क्योंकि सरफेस नहीं बदल रहे। ये क्लियर हुआ है सबको? कि हम अगर तेज चल रहे हैं धीरे चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, फ्रिक्शन बराबर लगेगा। वो हमारे चलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है और सरफेस कैसा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एट द गिवन इंस्टेंट ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। यहाँ पे हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। पहले केस में जो ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पे, तो किस तरफ लगा रहा है ब्लॉक ग्राउंड पे? कोई सोच के बता सकता है? दोनों केसेस का आंसर मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सोचो और बताओ। कोई बता सकता है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर? ब्लॉक किस तरफ लगा रहा है ग्राउंड पे? राइट साइड, लेफ्ट साइड? Right. राइट साइड लगा रहा है क्योंकि जो ब्लॉक है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाना है। और ग्राउंड किस तरफ लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर? Left. लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारे पास जो मोशन है इस ब्लॉक का वो तो राइट साइड हो रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से, पर एक अपोजिशन फोर्स हमें रोकना चाहेगा और वो तो ग्राउंड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी डायरेक्शन बैक साइड हो गई। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर आर रफ। सारे के सारे सरफेसेस जो यहाँ पे रफ है मतलब स्मूथ नहीं कंसिडर करना है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, ड्रॉ करना है ए एंड बी पे। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं ए बी और एक पर्टिकुलर सरफेस पे रखे, और ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी रफ है और ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी रफ है। ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है। हमें फोर्सेस बताने हैं फ्रिक्शन वाले किस तरफ होंगे। तो हम लोग सबसे पहले बी की बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बी राइट साइड जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको किस डायरेक्शन में मिलेगा फ्रिक्शन? Left. Left.
लेफ्ट साइड में मिलेगा। वो किसके कारण मिलेगा? इसके कारण Yes, ma'am. जो नीचे वाला सरफेस है वो लगा है। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक ए भी रखा हुआ था। ए किधर जा रहा है? Right. राइट साइड। तो ए के यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? मैम लेफ्ट। लेफ्ट साइड। तो एक तरीके से ऐसा ही होगा ना, एक पूरा सिस्टम तो ऐसे कनेक्टेड है, तो हमें लगेगा कि यहीं पर ऊपर वाले सरफेस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है वो छोटे वाले के कारण, और एक इस वाले जो बेस वाला सरफेस आ गया बी वाला, वहां पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन। पर जो फर्स्ट वाला है वो ए के मोशन के कारण लग रहा है और सेकंड वाला बी के मोशन के कारण लग रहा है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारे पास इसमें एक और चीज थी, ये जो ए है इसका मोशन इस साइड हो रहा है, तो इसलिए ए को कुछ अपोजिंग फोर्स मिल रहा है। क्या ए बी पे भी फोर्स लगाएगा? Yes, ma'am. है ना, कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हमने प्रीवियस वाला केस किया था कि हमारे पास दो सरफेसेस है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स भी तो लगाएगा मूव करते हुए, वो तो इस Yes, ma'am. डायरेक्शन में होगा ना। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन था ये ए को मिल रहा था, ये वाला बी को मिल रहा था, पर ये जो दोनों आपस में कांटेक्ट है इनके बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जो ए वाला लगा रहा है बी पे। ये क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये वाला काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा? जो ए बी पे लगा रहा है वो काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा? मूवमेंट तो अभी भी हो रही है ना ए की, तो मोशन वाले केस में Yes, कौन सा ma'am. होता है? काइनेटिक होता है, स्टैटिक होता है? Kinetic. काइनेटिक। अब यहाँ पे फिर से हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में चलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। रुकावट, है ना, जैसे हमने करंट के लिए जो रुकावट होती थी उसको कहते थे रेजिस्टेंस। ऐसे ही Yes, यहाँ ma'am. पे फ्रिक्शन को भी हम एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है, रेजिस्टिव मतलब जो रुकावट प्रोड्यूस करता है, और वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है। अब वो कैसे बदलेगा? वो अपनी मर्जी से बदल। ये हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करे। तो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक हल्की बॉल है और एक भारी डिब्बा है यहाँ, और दोनों के दोनों रुके हुए, और मैं दोनों में कुछ फोर्स लगा, तो किस केस में मेरे को ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा? जब ये रुके हुए, हल्के वाले में या भारी वाले? भारी. भारी वाले, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये तो मेरा 2 न्यूटन में हिल रहा है, हिलने लग गया, पर ये वाला मेरा मान लो 10 न्यूटन में जाके हिल रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 न्यूटन तक अपोजिशन कर सकता था। जैसे ही मैं 2 न्यूटन पे पहुंच गई मूव करने लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट पहुंच गई। पर ये जो भारी वाला था इसको मैं 2 से 10 तक ले गई तब भी मूव नहीं करा, तो इसकी लिमिट ज्यादा हो गई। Yes, ma'am. तो एक भारी चीज को जैसे हिलाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? जितना ज्यादा कोई भारी ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और हम जितना फोर्स लगाते जाएंगे उसके हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, जैसे कोई भी सरफेस है, हमें पता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू एल, ये फॉर्मूला था, यही Yes, था। ma'am.
अब एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए मान लेते हैं म्यू की वैल्यू दे रखी है 1, एग्जाम्पल एरिया में बस, और जो नॉर्मल रिएक्शन है mg से वो आ रहा है 20, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आया वो आया 20। ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो वो हमारे पास सरफेसेस के बीच में लग सकता है। अब मान लो मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो मेरे को 1 न्यूटन का ही स्टैटिक मिलेगा, बाकी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फोर्स इतना कम लगा। मैं 2 न्यूटन का लगाऊंगी तो 2 का ही मिलेगा, 3 का लगाऊंगी तो 3 का ही मिलेगा, फिर 20 का लगाऊंगी तो 20 का ही मिलेगा। बट जैसे ही मैंने 21 न्यूटन लगाया, इसकी लिमिट पहुंच गए हम, तो उस Yes, ma'am. केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं ये हमने क्या किया, फोर्स हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही होता है, उस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, which is equal and opposite to the external force till it surpasses, मतलब जब तक कि वो उस लिमिट तक ना पहुंच जाए हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू की। जैसे ही वहां पे पहुंच गए, उससे ज्यादा, हल्का सा भी ज्यादा होते ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। क्लियर है, ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट लगा सकता है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें जो 20 न्यूटन का था वो था मैक्सिमम फ्रिक्शन, कि भाई 20 न्यूटन तक लिमिट थी। उसके बाद जैसे ही हमारे पास फोर्स हम बढ़ाएंगे तो मोशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास जैसे F काइनेटिक था प्रोपोर्शनल टू n, ऐसे F स्टैटिक भी प्रोपोर्शनल टू n। अब दोनों केसेस में ये जो म्यू होगा, जैसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू होगी कि ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक वाला या काइनेटिक वाला, ऐसे केस हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से वाला फ्रिक्शन लगा रहे। तो इस केस में भी जब रुका हुआ था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के तो है, और यहाँ पे म्यू स्टैटिक वाला हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी लिमिट आ गई। जैसे हमारे पास फोर्स अप्लाइड इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव मूव करने लग जाए। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मान लो मेरे पास जो एफ ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कितना काइनेटिक फोर्स लग रहा होगा, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स? मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और लिमिट है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की 50 न्यूटन, तो कितना अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन वाला? -10. -10 लग रहा होगा। अब आप ये भी सोचो, अगर ये -10 की जगह 50 बोलोगे तो इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाना चाहिए था, पर क्या ऐसा होता है? No, ma'am. नहीं, हम जितना लगाते हैं उतना ही अपोजिंग फोर्स मिलता है। फिर हमारे पास आप लोगों ने ही बताया था जो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है काइनेटिक वाले से। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे लिमिटेड फ्रिक्शन की है, अगर हमारे पास जैसी अप्लाइड फोर्स उस पर्टिकुलर, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत जगह आएगा 12th। थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं या मिनिमम वैल्यू। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे बोला है कि कोई चीज इतना होने पे चलने लग जाएगी, तो वो वैल्यू थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड वर्ड बहुत बार यूज होता है। अब जैसे ही मेरे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा आ गया फोर्स, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट स्लिप करने लग जाएगा। तो पहले तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, फिर वो लिमिटिंग में पहुंचा उस केस में, और उसके बाद हमारे पास कौन सा लगने लग जाएगा जैसे ही मोशन होने लगा, काइनेटिक वाला। जैसे अगर मैं वही 20 न्यूटन वाला एग्जांपल लूं कि ये मेरी थी लिमिट, तो 20 न्यूटन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, 19 तक मेरे पास स्टैटिक लग रहा था, और जैसे ही मैं 20.1 पे पहुंची काइनेटिक लगने लग गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
अब यहाँ पे इसको समझते हैं। जब हमारे पास रेस्ट पे था तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो लिमिट थी उससे कम था, जैसे ही उस लिमिट के बराबर हुआ तो हमें उतना ही बैकवर्ड फोर्स मिल रहा है। जैसे इस केस में अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो बैकवर्ड रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन मिला, और लिमिट थी हमारे पास 20 न्यूटन की। पर अगर हमने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन करा है तो हमें इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स मिला। अब लास्ट केस में क्या हुआ, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं मान लो 20.1 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ जो लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स मिले। अब यहाँ पे हमारे पास ये ज्यादा होगा या कम होगा, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है? Static. स्टैटिक ज्यादा होता है। अब आप सोच के बताओ, अगर मैं 20.1 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ और ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20.1 से ज्यादा होगी या कम होगी, बस इतना बता। ज्यादा होगी। कि एक ऑप्शन है ज्यादा होगी, कम वाला भी है कोई? देखो अगर क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है, मैंने 20.1 न्यूटन का फोर्स लगाया और जो ब्लॉक है वो स्लिप या मूवमेंट करने लग गया, तो हमें बताना है ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में वो 20.1 से ज्यादा होगा या कम? कम कम होगा। Come. देखो अगर ये इसके बराबर होता तो कोई मूवमेंट ही नहीं होता, अगर इससे ज्यादा होता तो एक तरीके से पीछे जाने वाला फोर्स ज्यादा था तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जाना चाहिए था। यस मैम। पर अगर ये कम है मतलब राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है, जब राइट साइड फोर्स ज्यादा है तो राइट साइड मूव करने लग जाएगा ना ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इस केस में ये जो बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है ये 20.1 से कम वैल्यू होगी, तभी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है एकता? यस मैम। अब यहाँ पे ग्राफ को समझते, हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाइड है जो हम लोग लगा रहे हैं और ये हमारे पास फ्रिक्शन है जो हमें सरफेस दे। तो हमने क्या किया, फोर्स को अप्लाई को इंक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, तो एक लिमिट तक हमारे पास मैक्सिमम फोर्स। फिर से 20 न्यूटन का ही एग्जांपल ले, 5 लगाया तो हमें 5 मिला, 10 लगाया तो हमें 10, फिर 20 लगाया तो हमें 20 भी मिला, उसके बाद उसकी लिमिट पहुंच गई। अब जैसे हमारे पास मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे लग रहा है ये जो छोटा सा डाउन जाता है ये होता है लिमिटिंग केस। और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट होने लगी तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है, रुकावट नहीं मिल पा रही है और मोशन हो रहा है आगे की तरफ, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाली वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है कि मान लो कि हमारे पास कोई सरफेस है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहे हैं कि मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो कुछ पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से मूव कर पा रहा, उसके बाद अगर 40 न्यूटन का लगाऊंगी तो वो और ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये समझ आया? यस मैम। पर ऊपर और नीचे वाला सरफेस वो तो सेम है अभी भी, और मैंने बताया था आप लोग को कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन है वो वेलोसिटीज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट के बाद जब मूवमेंट होने लग रही है हमारे पास तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, चाहे कितनी भी हमें वेलोसिटी मिले। भाई वो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू अपोज कर सकते हैं कि अगर 10 न्यूटन कर रहा था वो स्टार्टिंग में तो इस केस में भी 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगेगा। ये हमारे सबको समझ आया यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स। ये लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बन रही है। यस मैम।
और उसके बाद काइनेटिक वाले में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया एक पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक वाले में इंटरलॉकिंग हो रही है, कोल्ड बेल्टिंग हो रही है। काइनेटिक वाले में इंटरलॉकिंग तो हो रही है पर प्रॉपरली वो भी नहीं हो पाती है क्योंकि मूवमेंट हो रही है लगातार। तो हमारे पास स्टैटिक वाला फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, काइनेटिक वाला कम। और F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। अगर एक सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन तो सेम होगा पर म्यू की वैल्यू बदल। तो इससे हमने ये भी देखा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक वाला ज्यादा है, काइनेटिक वाला कम है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे एक एंगल आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉक था, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, यस मैम। और बदले में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। और मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव करना चाहता था, तो इसी के बदले राइट साइड में हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी वही हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, पर इससे थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो करने लग जाएगा। अब अगर ये जो काइनेटिक जो हमारे पास सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो कंपोनेंट्स ऐसे बन रहे हैं तो इनका कुछ रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा और ये क्लियर है सबको कि रिजल्टेंट बीच में बनेगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये जो रिजल्टेंट बन रहा है एन नॉर्मल रिएक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का, वो जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ आया सबको? Yes, यस ma'am. मैम। तो अगर इस केस में मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या होगा मैग्नीट्यूड यहाँ पे? जब दो वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे एफ एस होता है, यहाँ पे एन होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? N square plus F square F है ना, square. ऐसे करके एन स्क्वेयर प्लस एफ एस स्क्वेयर मैक्स। यहाँ पे टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा क्यों नहीं लिया है? Only magnitude. ओनली मैग्नीट्यूड तो लिया है। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यस पहले मैम। जब हम लोग यस मैम। 90 डिग्री पे होता है तो वो वाली टर्म वैसे ही जीरो हो जाती है, इसीलिए बस दो टर्म लेते हैं, एक एक्स में जा रहा है एक वाई में जा रहा है। अब हमारे पास हमें पता है एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। और म्यू कौन से वाला होगा यहाँ पे, स्टैटिक वाला है काइनेटिक वाला? स्टैटिक। स्टैटिक वाला होगा। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एन स्क्वेयर प्लस म्यू एस स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ऐसे कर दूं मैं पुट? यस मैम। अब यहाँ पे इस अल्फा से निकालते हैं तो tan अल्फा आपके हिसाब से क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब सोचो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन से वाला? एफ एस। एफ एस है। ये अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये एक्स के पैरेलल है तो ये एफ एस मैक्सिमम। और बेस नॉर्मल रिएक्शन है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहां से अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालें अल्फा तो हो जाएगा tan इनवर्स एफ ऑफ एस मैक्सिमम वाला डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू आ गई और अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला आ गया। इसमें कोई डाउट है किसी को इस पूरी स्लाइड में? नो मैम। अब यहाँ पे आता है एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले में लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है।
Yes, ma'am. अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू इंटू n अपॉन n। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू आ गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया वो tan इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला आ गया। और ये कौन सा वाला कोएफिशिएंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एंगल ऑफ रिपोज। हमने एक ब्लॉक रखा और अब ये सरफेस को इंक्लाइंड करा है कुछ एंगल अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर ले गए थीटा पे, तो उसके ऊपर वो स्लाइड करने लगे। डायग्राम सबने देखा? Yes, ma'am. तो हमारे पास ये जो पहले वाला केस था, जब हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे रखा और ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में मूव नहीं कर रहा है, ये तो हमारे पास नॉर्मल एंगल आ गया। इसमें अगर हम देखें तो mg डाउनवर्ड हो रहा था, ये एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा आ गया। इसको दो पार्ट में तोड़ा तो ये mg cos अल्फा है, mg sin अल्फा। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से 90 डिग्री। अब ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा था तो इस साइड स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला था अपनी बुक के ऊपर कोई सामान रखो और फिर देखो, अब क्या करते हैं, उसका थोड़ा लेवल और ऊंचा करते हैं। हमने और उठा दिया। अब इस केस में हमारे पास मोशन होने लगी। तो ये जो एंगल थीटा है ये वो एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है कि हम किसी चीज को कितना टेढ़ा रखें ताकि उसके ऊपर जो सामान है वो बिल्कुल स्लाइड करना शुरू हो जाए। दो एंगल होते हैं, एक तो मान लो कि मैंने रखा 15 डिग्री पे और वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, फिर 30 पे तो स्लाइड ही करेगा Yes, ma'am. कि और मैंने ऊपर कर दिया। तो 15 डिग्री है एंगल ऑफ रिपोज। 30 एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा, 15 वाला होगा जिसपे स्लाइड करना स्टार्ट। तो हमारे पास हुआ क्या इस केस में भी, mg यहाँ डाउनवर्ड था और ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा। जो थीटा के साथ लगा हुआ था mg का कंपोनेंट वो mg cos थीटा और अपोजिट वाला mg sin थीटा। इस केस में भी मोशन डाउनवर्ड हो रहा था, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ पे स्टैटिक मैक्सिमम है क्योंकि जस्ट बिगिन टू स्लाइड, बिल्कुल बस शुरू होने वाला। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें सिस्टम में, हमें पता है कि जो अगर हमारे पास मूवमेंट बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी तो जितना हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे थे और अप्लाइड फोर्स ये वाला mg sin थीटा नीचे की तरफ वो बराबर होने चाहिए। ये समझ आ रहा है सबको कि अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है उसको नीचे खींच रहा है फोर्स mg sin थीटा और मैं यहाँ पे कह रही हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वाला, उस केस में तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। Yes, ma'am. तो ये बिल्कुल वो पर्टिकुलर एंगल है जिसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो। पर इस एंगल तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो स्टैटिक की मैक्सिमम लिमिट थी वो mg sin थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास आया f ऑफ स्टैटिक इज इक्वल टू mg sin थीटा। और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन n। अब यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, ये वाली इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है, मतलब ये जो n है ये mg cos थीटा के बराबर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैं लिख सकती हूँ फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू इनटू mg cos थीटा। तो यहां से ये रिलेशन आ गया कि म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से आया और ये फ्रिक्शनल फोर्स जब मूवमेंट बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। तो mg से mg कैंसिल हो गया, ये कॉस इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा है। और यहाँ पे फिर से म्यू आ गया इक्वल्स टू tan थीटा या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. और लास्ट पेज पे हमारे पास ये भी आया था अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू।
तो ये दो फॉर्मूले आ गए एंगल के। जो पहले वाला एंगल है थीटा, वो एंगल ऑफ रिपोज है, जिस एंगल पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट करता है स्लाइड कर। और अल्फा वो एंगल था जो हमारे पास रिजल्टेंट बना रहा था नॉर्मल रिएक्शन के साथ। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास 1 फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, अज्यूम पुली एंड स्ट्रिंग्स टू बी मासलेस। हमें सब कुछ मासलेस कंसिडर करना है, हमें वो वैल्यू बतानी है मास 1 की जिससे क्या हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो पहले तो ये बताओ, ये अगर मोशन में होता m1 और m2 तो नीचे की तरफ होता है ऊपर की तरफ होता नीचे है ना, नीचे की तरफ होता। अब क्या करते हैं, इन दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब ये m2 इस रस्सी को नीचे खींचना चाहता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टेंशन इस साइड लगेगी T1। और ये m1 क्या है, रस्सी को ऊपर खींचना चाहता है, तो टेंशन इधर लगेगी T, इसके कारण। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हम m1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ तो डाउनवर्ड वेट होगा m1 जी, और ये हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम चाह रहे थे इस डायरेक्शन में रस्सी खींच रही थी, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब अगर मैं जा रही हूँ यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए m2 वाले के, तो उसमें तो डाउनवर्ड वेट लग रहा था m2g, और क्या नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को? No, ma'am. नहीं मिलेगा, No, क्योंकि ma'am. यहाँ पे नीचे कोई सरफेस नहीं, जैसी सरफेस नहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं, पर इसको ऊपर की तरफ खींच रहा था टेंशन T। ये भी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब इस केस में हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m1g के बराबर है, Yes, ma'am. और मेरे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये लिख सकती हूँ F मैक्सिमम अपॉन म्यू। Yes, ma'am. ये लिख सकती हूँ, तो इससे वैल्यू आ गई m1g। ये भी लिख सकते हैं। और अगर इस वाले केस की हम बात करें, सेकंड वाले केस में, अच्छा इसमें आंसर में कौन कौन सी टर्म आ सकती है ये बताओ पहले। जो आंसर हम लिखेंगे उसमें कौन कौन सी टर्म्स हो सकते हैं, ये जो इतने सारे मैंने फोर्सेस बनाए हैं उनमें से। देखो, जो क्वेश्चन में वेरिएबल होता है आंसर में बस वही होना चाहिए। m1 दे रखा है क्वेश्चन में, m2 भी दे रखा है डायग्राम में, और ये म्यू भी दे रखा है, Yes, ma'am. तो आंसर में ये तीनों हो सकते हैं और इसके अलावा जी भी हो सकता है। पर टेंशन टी, ये एफ एस मैक्सिमम, ये हमने अपने आप लिखे, एन, ये सब आंसर में नहीं हो सकते। आंसर में वही वेरिएबल होते हैं जो क्वेश्चन में दे। अब सेकंड वाला अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इक्वल्स टू m2g आएगा, Yes, ma'am. और फर्स्ट वाले केस से अगर मैं देखूं तो टेंशन तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। यही केस है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से मेरे पास आया कि एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू m1g, और यहां से ये वैल्यू टेंशन के बराबर है, और टेंशन m2g के बराबर है। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये तीनों यूज करिए। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से मेरे पास ये रिलेशन आया। तो अगर g से g कैंसिल करें तो हमें यहाँ पे बताना था मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, कि m1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो m1 इक्वल्स टू m2 अपॉन मी, ये वैल्यू होगी। आंसर में देखो सिर्फ मास आया और म्यू आया, वो तो सारी की सारी टर्म्स क्वेश्चन में ही गिवन थी। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am.
तो बस हमने फोर्सेस को बैलेंस किया, लेफ्ट वाले को राइट वाले से। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला में पता ही है, म्यू इनटू एन, वहां से उसकी वैल्यू निकाल दी। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी को डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. तो फिर अब संडे के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। Good night, ma'am. गुड नाइट सरिता, गुड नाइट एवरीवन। Good night, ma'am. गुड Good night, ma'am.